नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और आज का दिन अपने साथ बहुत सारा गुस्सा और आक्रोश लेकर आया है। कश्मीर घाटी में अब भीड़ तंत्र का कब्जा हो चुका है। अलगाववादी जब चाहते हैं भीड़ से पत्थर फिकवाते हैं और जब चाहते हैं भीड़ से सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों पर हमले करवाते हैं। कल रात को श्रीनगर में भीड़ ने एक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को पीट कर मार डाला। भीड़ के सिर पर खून सवार था। लोगों ने इस पुलिस ऑफिसर को घसीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन पर पथराव किया और उन्हें तब तक पीटते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। हालत ये थी कि मोहम्मद अयूब के शव को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। ये एक विभत्स हत्याकांड है। आज हमारा सवाल ये है कि आज़ाद भारत में ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कश्मीर घाटी में किसी को कानून का कोई डर नहीं? ये जम्मू कश्मीर के जानलेवा भीड़ तंत्र का पर्दाफाश करने वाली खबर है। ये खबर बताती है कि कश्मीर के हालात कितने नाजुक हैं। आजकल आपको अक्सर ये लगता होगा कि जी न्यूज़ पर कश्मीर की खबरें इतनी ज़्यादा क्यों दिखाई जाती हैं, लेकिन सच ये है कि कश्मीर में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर रोज़ वहाँ से कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जो पूरे देश का वैचारिक संतुलन बिगाड़ देती है, पूरे देश को चिंता में डाल देती है। ये देश के लिए चिंता की बात है, इसलिए कश्मीर से आने वाली इन खबरों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम पाकिस्तान के झूठे वीडियो का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मैदान में एक सेल्फ गोल कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें कहानी वही पुरानी है लेकिन वीडियो नया है। 9 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो को पाकिस्तान ने जाधव का कन्फेशनल स्टेटमेंट बताया है, लेकिन इस वीडियो में 115 कट्स हैं और इसमें जाधव के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं, यानी पाकिस्तान में उसे टॉर्चर किया गया है। यह वीडियो आज गहरे डीएनए टेस्ट की मांग करता है। हमने आज दिन भर इस वीडियो को करीब से देखा है, इसकी जांच की है और इस पर गहरा रिसर्च किया है। इससे पाकिस्तान का चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आज बेनकाब हो जाएगा। और आज इसरो ने 15 देशों के 31 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। आज जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्टोसैट 2 सीरीज का तीसरा सैटेलाइट। इसे आप आसमान में भारत की आंख भी कह सकते हैं। इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से आतंकवादियों के कैंप्स और दुश्मन के बंकर्स को तलाशने में काफी मदद मिलेगी। यह सैटेलाइट बॉर्डर के करीब दुश्मन की सेना के टैंक्स की गिनती भी कर सकता है। इसलिए आपको भारत की इस नई कामयाबी का डीएनए टेस्ट आज जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कल आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को भीड़ ने पीट कर मार डाला। वारदात श्रीनगर के नौहट्टा में जामिया मस्जिद के बाहर हुई। पुलिस ने कहा कि डीएसपी अयूब वहां रमजान के आखिरी शब कदर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौजूद थे। इस केस में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे। इसी मस्जिद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक तकरीर करते हैं। मीरवाइज के समर्थकों पर ही वीडियो बना रहे डीएसपी की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लग रहा है। हालांकि मीरवाइज ने मोहम्मद अयूब की हत्या की निंदा की है। उमर फारूक ने कहा कि ये हमारे मूल्यों और धर्म में शामिल नहीं है। मीरवाइज ने घटना के वक्त खुद मस्जिद में मौजूद न होने की सफाई भी दी है। डीएसपी मोहम्मद अयूब की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पुलिस का सब्र टूटने की चेतावनी दी है। अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऐसा अपराध करने वाले बचेंगे नहीं। ये हमारा अधिकारी की ऐसी तरीके से मौत होना हमारे लिए चैलेंज है। इसमें से कोई बख्शेंगे नहीं, जिन्होंने अपराध किया है वो बचेंगे नहीं, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसलिए सुरक्षा बल भी अपने आप को संभाल के रखेंगे।
पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की दया याचिका वाले वीडियो को भारत ने खारिज कर दिया है। वीडियो में कुलभूषण के सिर और आंख के पास चोट के निशान दिख रहे हैं। इस वीडियो को पाकिस्तानी सेना ने जारी किया है। इस वीडियो को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं है, जाधव को राजनयिक मदद नहीं मिल रही है और कुलभूषण जाधव की कथित दया याचिका का विवरण और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। यहां तक कि इसका अस्तित्व भी संदिग्ध है। पाकिस्तान की तरफ से आईसीजे की कार्रवाई को मनगढ़ंत तरीकों से प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन इनसे सच्चाई नहीं बदल सकती। अगर ये कन्फेशन अदालत के पास नहीं था जब ट्रायल हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये साफ सीधे तौर पे एक फैब्रिकेशन है इंटरनेशनल कोर्ट को गुमराह करने के लिए। ये अपने झूठ को छुपाने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये इसलिए किया है कि पाकिस्तान खुद इंटरनेशनल कोर्ट के डिसीजन से लेकर के झमेले में फंस गया है। तो अभी उसने बोला है कि मर्सी पिटीशन दिया है आर्मी चीफ को। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज पर्चा दाखिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद के प्रस्तावक बने। नामांकन के वक्त बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीएम भी मौजूद थे। मैं जब से गवर्नर बना तब से मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। रामनाथ कोविंद अब समर्थन जुटाने के लिए सभी राज्यों का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि सेक्युलर लोगों को यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार के साथ आना चाहिए। आइडियोलॉजी में ये बीच वाला रास्ता कोई नहीं होता है। आइडियोलॉजी में या तो आप राइट हैं या दाएं हैं या बाएं हैं। मीरा कुमार ने भी सभी दलों से सहयोग की अपील की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने के अपने रुख पर कायम हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी में भी नीतीश कुमार को मनाने में नाकाम रहे। इफ्तार पार्टी से बाहर निकलते ही नीतीश ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा और पूछा कि क्या बिहार की बेटी का चयन हराने के लिए किया गया है। सबसे बड़ी बात है बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया? इससे पहले लालू नीतीश से फैसले पर पुनर्विचार करने और विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार के समर्थन की अपील कर चुके हैं। उन्होंने मीरा कुमार को बिहार की बेटी बताते हुए कहा था कि नीतीश ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी की आखिरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 18 राज्यों के 30 शहरों के नाम हैं। लिस्ट में तिरुवनंतपुरम को पहला नंबर मिला है। इलाहाबाद, पटना और श्रीनगर भी लिस्ट में शामिल हैं। लिस्ट में सबसे ज्यादा तमिलनाडु के 4 शहर शामिल हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात और यूपी हैं। दोनों राज्यों से 3-3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के 2-2 शहरों को शामिल किया गया है। इनके अलावा हरियाणा, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी के 1-1 शहर शामिल हैं। 30 cities that have been selected, give them a big round of applause. They are all qualified because of their hard work, because of their better planning. अब पासपोर्ट अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी जारी होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अब पासपोर्ट पर छपने वाली जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। अब तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए आप सिर्फ राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में दे सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। सुषमा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा आसान करना है। पूरे देश में 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर किसी भी नागरिक को न जाना पड़े, ये लक्ष्य रख करके हम मैपिंग करवा रहे हैं और तीसरे चौथे चरण में हम वो सारे के सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल देंगे जो 50 किलोमीटर के बीच में आते हैं। सरकार ने 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को भी पासपोर्ट फीस में 10% की छूट देने का ऐलान किया है। पासपोर्ट एक्ट के 50 साल पूरे होने पर सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज एक साथ 31 सैटेलाइट लॉन्च किए। इनमें कार्टोसैट 2 सैटेलाइट भी शामिल है। इन्हें PSLV C-38 लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया। लॉन्च के वक्त इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने साथी वैज्ञानिकों को कामयाब मिशन की बधाई दी।
इस लॉन्च के साथ ही इसरो की ओर से कुल मिशन की संख्या 90 हो गई है। इसरो को उसकी कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। भारत के नैनो सैटेलाइट का नाम न्यूसैट है, जिसका वजन महज 15 किलोग्राम है। ये खेती के क्षेत्र में निगरानी और आपदा प्रबंधन में काम आएगा। साथ ही भारतीय सेना को भी इस सैटेलाइट लॉन्च से फायदा होगा। सेना की निगरानी से जुड़ी ताकत बढ़ेगी। आतंकी ठिकानों और बंकरों की पहचान और उन पर नजर रखने में सैटेलाइट से मदद मिलेगी। Our effort of continuing to provide increased Earth observation, navigation as well as communication will continue. चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री पर फिर अड़ंगा लगाया है। चीन ने कहा कि वो एनएसजी में भारत के दाखिल होने का विरोध करेगा। चीन का ये बयान उस वक्त आया है जब बर्न में एनएसजी का पूर्ण सत्र जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि नॉन एनपीटी देशों को लेकर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने पिछले साल भी सियोल में एनएसजी के पूर्ण सत्र के दौरान 48 सदस्यीय एनएसजी में प्रवेश के लिए भारत के आवेदन का विरोध किया था। अमेरिका के टॉप थिंक टैंक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से रिश्ते मजबूत करने की सलाह दी है। अटलांटिक काउंसिल ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत होगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले अटलांटिक काउंसिल ने अपने पॉलिसी पेपर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम अ बैलेंसिंग टू लीडिंग पावर में कहा है कि चीन ने आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर तरक्की की है। ऐसे में अमेरिका को उसे बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत है। पॉलिसी पेपर को पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और साउथ एशिया सेंटर ऑफ द अटलांटिक काउंसिल के निदेशक भारत गोपाल स्वामी ने संयुक्त रूप से लिखा है। गाजियाबाद मथुरा ईएमयू ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने 3 लड़कों पर चाकुओं से हमला कर दिया। मामला फरीदाबाद का है। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक सीट को लेकर हुए विवाद के बाद पीड़ितों ने फोन कर अपने साथियों को बुलाया। इसके बाद मामला और बढ़ गया। इसके बाद बल्लभगढ़ और असावटी रेलवे स्टेशन के पास आरोपियों ने तीनों युवकों पर हमला कर दिया। व्यक्ति कुछ अपने असावटी रेलवे स्टेशन को करके उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। एम्बुलेंस में उनको पलवल हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, जिसमें एक रास्ते में ही डेड हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी असावटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड से 6 नामित सदस्यों को हटाने के यूपी सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हटाए गए लोगों का पक्ष नहीं सुना गया, जो कि वक्फ कानून के तहत जरूरी था। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को कानून के मुताबिक नए सिरे से कार्रवाई करने की छूट दी है। यूपी सरकार ने 20 मार्च को वक्फ बोर्ड से सभी नामित सदस्यों को हटाने का फैसला किया था। इस फैसले की जानकारी शिया बोर्ड से हटाए गए लोगों को 16 जून को मिली थी। इस बीच यूपी सरकार ने 15 जून को शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भंग करने की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसके तहत बोर्ड के सभी लोगों को 15 दिन के अंदर जवाब देने का नोटिस दिया गया है। यूपी सरकार ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। पंजाब में अब हाईवे के 500 मीटर के दायरे में भी शराब मिल सकेगी। राज्य विधानसभा ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हाईवे के 500 मीटर के दायरे में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को शराब बेचने की छूट होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के अंदर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने पिछले शनिवार को नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब बेचने पर रोक लगाई है।